दुनिया का सबसे चर्चित ऑपरेशन है दूधी। उस पोस्ट में जो दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है, उस जीडी वर्ग के हक अधिकार सब छीने गए हैं। ऑनरी कैप्टन हटा दिया, ऑनरी लेफ्टन हटा दिया, लेस नायक हटा दिया, नायक हटा दिया, और सारे पे एंड अलाउंस जो है ये दिल्ली पुलिस की तौर पर असम राइफल को दिए गए हैं। सोचिए जरा, किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के 200 साल होने को है और उस इंस्टीट्यूशन के जरिए देश की सुरक्षा करने वाले, देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले जांबाजों को यदि इतने सालों बाद भी अपनी पहचान के लिए मोहताज होना पड़े, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े, तो हैरानगी होना लाजमी है। जी नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसान। आज एक ऐसे ही इंस्टीट्यूशन की बात, और ये इंस्टीट्यूशन है असम राइफल्स, देश का सबसे पुराना सशस्त्र बल। और इस सशस्त्र बल में लंबे समय तक सैन्य सेवा करने के बाद रिटायर होने वाले जांबाज अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं और अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी दुविधा यह हो कि वो दो मंत्रालयों के बीच लटके हुए हैं। एक तरफ गृह मंत्रालय उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री में जाने नहीं देता है, और दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद इस सशस्त्र फोर्स के रिटायर्ड जांबाज कहते हैं। इन रिटायर्ड जांबाजों का कहना है कि भारतीय की सेना की तरह असम राइफल्स के जांबाज भी देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। असम राइफल्स के जवान पूर्वोत्तर के अलावा म्यांमार बॉर्डर, चाइना बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा करते हैं। पर आज भी उनके सामने अपनी पहचान की दुविधा है। अपने अधिकारों के लिए, अपने सुविधाओं के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। सुनिए क्या कहते हैं असम राइफल्स के रिटायर्ड जांबाज। मेरा नाम सुबेदार मेजर रमेश राम। मैं 1979 में असम राइफल में गया था। उस समय असम राइफल में बहुत कुछ था, और उससे पहले ये असम राइफल जो थी एक कचार लेवी के नाम से होम गार्ड के तर्ज पर खड़ी की थी। उसको प्रथम विश्व युद्ध में कम से कम 3,000 से लेकर के 3,500 लोगों को मध्य एशिया में जीआर के साथ मिला के भेजा गया था। उसके बाद वहां से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके उपरांत जब 1970 में इनका नाम बदली करके असम राइफल रखा गया, उसके बाद सेकेंड विश्व युद्ध में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इसमें कई असम राइफल के जवान मारे गए। 1962 की लड़ाई लड़ी, इसमें भी कई असम राइफल के जवान मारे गए। आज कम से कम हमारे पास जो दुनिया का सबसे चर्चित ऑपरेशन है दूधी, उस पोस्ट में जो दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है, 15 जवानों ने, जो पाकिस्तान समर्थक खुखार आगरवादी थे, उन्होंने 15 जवानों को निकी टोली ने, और उनको 250 उग्रवादियों ने घेरा। लेकिन दोनों साइड से क्रॉस फायरिंग हुई, और उसमें 2 जवान हमारे शहीद हुए, और उन्होंने 72 उग्रवादियों को मार गिराया, 13 को जिंदा पकड़ा। 135 से ज्यादा हथियारों की बरामदी की गई। लेकिन फिर भी इस आसाम राइफल को, जो 4th पे कमीशन था, उससे पहले सब कुछ आर्मी एनालॉजी के तहत मिलता था। लेकिन उसके उपरांत इन्होंने एक जो रूल में बदली करके इसको सीपीओ में डाल दिया। लेकिन सीपीओ में तो है नहीं, ये आती है पैरामिलिट्री फोर्स में। लेकिन सीपीओ के तर्ज पर इसको दिल्ली पुलिस के पे एंड अलाउंस दिए गए। असम राइफल एक ऐसी फोर्स है जो हर हमेशा अपना 24 हॉर्स से लेकर ऑल लाइफ नागालैंड के जंगलों में बिताती है, और अप टू डेट इंसर्जेंसी में काम करती है, जबकि दुनिया में ऐसी फौज कहीं नहीं है। इसमें खास करके जो जीडी वर्ग है, जो हर किसी के लिए काम करता है, अपनी सर्वोच्च बलिदान दे करके वो कुर्बानी देता है, उस जीडी वर्ग के हक अधिकार सब छीने गए हैं। उसमें से वारंट अफसर रैंक लगाया, जिसकी कहीं कदर नहीं है। ऑनरी कैप्टन हटा दिया, ऑनरी लेफ्टन हटा दिया, लेस नायक हटा दिया, नायक हटा दिया, और सारे पे एंड अलाउंस जो है ये दिल्ली पुलिस की तौर पर असम राइफल को दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली में रह करके नौकरी करती है। दिल्ली एक देश की राजधानी है,
और वहां पर उनको फर्स्ट क्लास सिटी है वो देश की। लेकिन आसाम राइफल जो दिल्ली में रह करके इन्होंने पे कमीशन में, फोर्थ पे कमीशन सेट किया, उसमें इन्होंने देखा नहीं कि दिल्ली से कम 3000 के किलोमीटर की दूरी पर आसाम राइफल ड्यूटी करती है, जिसमें आसाम राइफल का ड्यूटी का इलाका अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, ये म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पड़ते हैं। इन बॉर्डरों को संभालना और ये उग्रवादी इलाकों को संभालना आसाम राइफल का काम है। फिर भी इसको 2 मंत्रालय के अंदर लटका के रखा हुआ है। गृह मंत्रालय के अंदर हम आते ही नहीं है, लेकिन इसको गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहता है। डिफेंस ने कई बार कहा है उनको कि तुम एनओसी दो, लेकिन गृह मंत्रालय हर हमेशा लटका के रखा है। अगर हमें करना है तो एक मिनिस्ट्री के अंदर करो, चाहे गृह मंत्रालय के अंदर करना है या डिफेंस के अंदर करना है। जब हमारी ट्रेनिंग से लेकर के हमारा पे एंड अलाउंस सिर्फ पुलिस का है, ऑपरेशन सारे आर्मी का अफसर चलाते हैं। हमारा एक कैप्टन से लेकर डीजी तक आर्मी से डेपुटेशन में जाते हैं, और हमारे हर कोई काम आर्मी अफसर, आर्मी सेंटरों में ट्रेनिंग होती है रिक्रूटों की। जब आर्मी कोर्स जितने भी हैं हमारे, वहां जाकर के हम कोर्स करता है हमारा जवान, फिर लास्ट में हमें पुलिस में क्यों डाला गया। और ये गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। ये इतने 65,000 के लगभग जो जवान है आसाम राइफल में काम करते हैं, इतने जवानों को, इतने अधिकारियों को और इतने सारे बड़े महकमे को इन्होंने डिमोरलाइज करके रखा है, जिससे हमारे जवानों का मोरल बहुत डाउन है। तो इसको संभालना पड़ेगा सरकार को। खास करके मैं गृह मंत्री जी और मोदी जी को इस संबंध में बताना चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इस समस्या को सुलझाया जाए। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है पिछले 8 सालों से, इस संबंध में नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय ने या जो सिक्योरिटी काउंसिल है इंडिया का, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया उस नोटिस का। आज बस इतना ही। इन्हीं जाबाजों की एक और पीड़ा के साथ मैं जल्द आपके बीच रहूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।